नमस्कार साथियों। आरपीएससी के द्वारा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन आज जारी हो गया। आप सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपका शिक्षक साथी डॉक्टर महेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही आप लोगों को इस बात की बधाई देता हूं कि एक के बाद एक धड़ाधड़ भर्तियां जो है राजस्थान सरकार जारी करती जा रही है। कुछ विद्यार्थियों को इस बात को लेकर के भी चिंता बनी हुई है कि पदों की संख्या कम क्यों है। तो साथियों, मेरा यह अनुमान है कि यह भर्तियों का जो आगाज हुआ है यह लगातार चलता रहेगा। कुल मिलाकर के जो कम भर्तियां एक बार निकली है, इससे ये पता चल जाता है कि निश्चित रूप से इनमें पदों की वृद्धि होगी या फिर बड़ी भर्ती इस भर्ती के बाद में समय पर आएगी। अब इस भर्ती को पूरा होने में कितना समय लगेगा, पद कितने हैं, नोटिफिकेशन में क्या खास खास बातें हैं, उन पर हम चर्चा करें। दोस्तों, तो पहली जानकारी यह कि ये जो भर्ती आई है साथियों, इसमें पदों की संख्या 2129 पद है। मैं जानता हूं कि काफी सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि सर इसमें करीबन 7-8 प्रकार के शिक्षक बनेंगे, वरिष्ठ अध्यापक यानी कि सीनियर टीचर, जिसमें पदों की संख्या पूर्व में जो भर्ती परीक्षाएं हुई है उन पदों की संख्या को देखते हुए कहना चाहिए यह बहुत ही कम है। लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। जो साथी अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करते हैं उनके लिए इन पदों को भी काफी समझना चाहिए। जैसे एनवीएस और केवीएस के जब भर्ती परीक्षाएं आयोजित होती है तो पदों की संख्या अखिल भारतीय स्तर पर होती है और वहां पर इतनी बड़ी जो है संख्या नहीं होती है, लेकिन कई लोग वहां मेहनत करते हैं, उनका चयन वहां पर होता है। तो जो मन से तैयारी करने वाले हैं, जो इन भर्ती परीक्षाओं की तैयारी अपने कहना चाहिए कि लक्ष्य को लेकर के तैयारी करते हैं, उनको निश्चित रूप से यहाँ लाभ होगा। तो बने रहिए साथियों, कुछ खास बातें हम यहाँ देखना चाहेंगे। बड़े स्तर पर एक बार मैं इनका विज्ञापन आपके सामने रखता हूं, फिर इसका डिटेल हम लोग देखेंगे साथियों। तो बड़ी जानकारी यह है कि यहां पर हम देख रहे हैं कि विषयवार जो पद दिए गए हैं, इसमें देखिए पहले तो यहां पर विज्ञापन को एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा यह राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 और अनुसूचित क्षेत्र राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिक वर्गीय आयोग द्वारा जो चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम होते हैं उसको लेकर के सीनियर टीचर की भर्ती यहां पर जारी की गई है, जिसमें कुल 8 विषयों के 2129 पद हैं। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन जो है भरे जाएंगे, जैसा कि पहले भी ऐसा होता रहा है। दोस्तों, यहां पर पदों में वृद्धि, देखिए ये बात बड़ी नोट करने वाली बात है। क्या है? पदों की संख्या में कमी और वृद्धि की जा सकती है, और कमी वाला मामला तो हमने कभी देखा नहीं है, जो हमारा अनुभव रहा है। कुल मिलाकर पदों में वृद्धि होने की संभावना जो है सदैव रहती है, तो आप लोगों को आशान्वित रहना चाहिए। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो नॉन टीएसपी, जिसे गैर अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं, उसमें हिंदी के 273 पद है, गणित के अंग्रेजी के सर 242 पद है। गणित के सबसे अधिक पद है जिन लोगों ने बीएससी में गणित विषय लिया होगा, उनके लिए ये बड़ी शानदार बात है। उनके पदों की संख्या 529 है। जैसे कि थर्ड ग्रेड के लिए भी जो भर्ती देखी अपन संस्कृत शिक्षा विभाग से, वहां पर भी गणित के पद सबसे अधिक थे, यहां पर भी सबसे अधिक है। विज्ञान के पदों की संख्या 261 है। कुल मिलाकर के भी ये कम नहीं है एज कंपेयर दूसरे विषयों को लेकर के। सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों को कहना चाहिए इस विज्ञापन पे बड़ी निराशा एक प्रकार से देखने को मिल रही है। यदि यही पद रहते हैं तो मेरा मानना है कि काफी कम पद है, लेकिन फिर भी निराश नहीं होना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। मात्र 70 पद यहाँ पर दे रखे हैं और टीएसपी क्षेत्र के 18 मिलाकर के भी कुल मिलाकर के 88 यानी कि 88 पद होते हैं। दोस्तों, संस्कृत में काफी अच्छे पद हैं, 276 पद हैं। तो संस्कृत वालों के लिए कहना चाहिए कि विद्यार्थियों की संख्या दूसरे विषयों के एसएसटी को लेकर के या हिंदी को लेकर के कंपेयर में कम होते हैं, तो उनको काफी अच्छी जो है यहाँ स्थिति देखने को मिल रही है। इसके बाद पंजाबी के 64 पद हैं और उर्दू के भी 2 पद हैं। कुल मिलाकर के टीएसपी एंड नॉन टीएसपी एरिया को देख लिया जाए तो करीबन 2129 पद जो है दोस्तों इस भर्ती में देखने को मिल रहे हैं, और इस विज्ञापन ने खुद ने ही ये बात कह दी है कि यहाँ पर वृद्धि की संभावना बनती है। और यदि मान लीजिए कि ये भर्ती पूरी हो जाती है और वृद्धि नहीं हो पाती है, तो मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि फिर एक और बड़ी भर्ती आएगी। ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में जो इस भर्ती को अपना मुख्य कहना चाहिए टारगेट बना करके तैयारी कर रहे हैं, वे तो यहाँ पर नौकरी ले जाएंगे, और मान लीजिए कोई 19-20 से पीछे रहता है तो उसको फिर आगे भी अवसर मिलेगा। तो कुल मिलाकर के अपनी परीक्षा की तैयारी जारी रखनी चाहिए, लगातार रखनी चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए और लग जाना चाहिए पढ़ाई के लिए। साथियों, पदों की संख्या 2129 है, पद बढ़ना सुनिश्चित है, ये ऐसा मेरा मानना है। इस भर्ती में भी आने वाले समय में ऐसा होगा, ऐसे हम लोग जो है एक संभावना व्यक्त
कर सकते हैं, और नहीं तो फिर एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी, जैसे कि पदों की संख्या हमें मिल रही है। दोस्तों, दोनों प्रश्न पत्र में 40% अंक लाना अनिवार्य है, ये एक बड़ी जानकारी है। आरपीएससी ने अभी जो फर्स्ट ग्रेड का विज्ञापन निकाला था उसमें भी फर्स्ट पेपर जो था जीके जीएस वाला, उसमें भी 40% मार्क्स लाना जरूरी था, और यहाँ सेकंड ग्रेड वाले में भी चाहे कोई भी पेपर हो उसमें फर्स्ट और सेकंड में कहना चाहिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। वैसे फर्स्ट ग्रेड के लिए काफी मुश्किल टास्क होता है कुछ विषयों को लेकर के, लेकिन यहां अगर कहा जाए तो इससे इतनी बड़ी समस्या नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी अपनी तैयारी को दोनों विषयों को कहना चाहिए अपने सामने रख करके अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। खैर, आगे बढ़ेंगे साथियों। सेकंड ग्रेड हिंदी संस्कृत शिक्षा विभाग निःशुल्क परीक्षा, एक परीक्षा से पूर्व स्व मूल्यांकन कैसे किया जाए, ऐसे इस प्रकार के 2 टेस्ट मैंने जो है एप्लीकेशन पर लेने के लिए ऐसा वादा किया था। एक टेस्ट मैं उस पर अपलोड कर चुका हूं। जो साथी सेकंड ग्रेड की विशेष रूप से तैयारी कर रहे हैं, देखिए संस्कृत शिक्षा विभाग हो या माध्यमिक शिक्षा विभाग हो, दोनों का सिलेबस एक होता है। पद अलग अलग जगह पर दर्शाए जाते हैं, परीक्षाएं अलग अलग तरीके से होती है, परीक्षा आरपीएससी ही लेती है, लेकिन खास बात यह होती है कि सिलेबस जो है दोनों में कॉमन होता है। तो जो साथी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा आज के विज्ञापन के अनुसार तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को यहां जरूर जुड़ना चाहिए। आज के वीडियो के लिंक के साथ के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहां पर जो है अपने एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहिए और इसका पूरा लाभ आपको उठाना चाहिए। तो साथियों, अगला टेस्ट इसमें 20 तारीख को आएगा और फिर इसका विश्लेषण भी मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। देखिए साथियों, जरूर इसमें आप लोग जुड़ेंगे। डॉक्टर एम एस राजपुरोहित जो कहना चाहिए साथियों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जो प्रतियोगी परीक्षा और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए मैं नई जानकारियां लेकर के आता हूं समय समय पर, तो ये टेलीग्राम का लिंक भी आपको वहां पर मिलेगा। आगे की बात देखते हैं साथियों। विशेष जानकारी यह है कि ये जो विज्ञापन हमारे सामने आया है, इस विज्ञापन में कुछ खास बातें मैं आपके सामने रखूंगा। वैसे हमने पदों की संख्या को देख लिया है, इसके बाद जो विशेष जानकारी मेरे सामने आती है, मुझे लगता है कि ये बात आपको जरूर मालूम होनी चाहिए। उसमें विषय को लेकर के रहता है। कुछ साथी क्या करते हैं कि हिंदी में एमए कर लेते हैं, विषय उनका साइंस रहा है या बीए में उसके विषय हिंदी नहीं रहा होता है, एमए कर लेते हैं और कहते हैं सर मैं वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे सकता हूं क्या? तो मैं कहूंगा कि वह नहीं दे सकता है। हाँ, तो कुल मिलाकर के जिस साथी के ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही वह वरिष्ठ अध्यापक के पद के लिए योग्य माना जाएगा। तो यहां देखिए खास करके बात यह बनती है कि दोस्तों जहां पर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी, अगर ग्रेजुएशन में यह एक विषय किसी भी साथी के है तो वह इस विषय में वह जा सकता है। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी के संस्कृत भी बीए में रहा है और हिंदी भी रहा है, तो वह दोनों पदों के लिए तैयारी कर सकता है। इसके साथ जिस साथी के हिंदी विषय रहा है और उसके साथ साथ में सामाजिक के 2 विषय रहे, इतिहास भूगोल रहा हो, इतिहास राजनीति शास्त्र रहा हो या और कोई विषय रहा हो, तो वह व्यक्ति भी कहां जा सकता है? सामाजिक विज्ञान का विषय का फॉर्म भी भर सकता है। लेकिन समझदारी, जिस विद्यार्थी को, अभ्यर्थी को 2 पदों पर अलग अलग विषय के शिक्षक बनने के पद पर फॉर्म भरने की योग्यता है, फॉर्म जरूर भरिएगा, लेकिन तैयारी किसी एक विषय को टारगेट बना करके कीजिएगा। खैर, इसके बाद अगर आप बात करते हैं विज्ञान की, तो विज्ञान में साथियों ग्रेजुएशन में अगर हम बात करें तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड और इसके साथ में डिग्री और डिप्लोमा जो है ये विषय उसे किसी न किसी रूप में, जो 3 विषय हम लेते हैं उनमें से कम 2 विषय यहां पर होने चाहिए। ये हमको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और अमूमन वे साथी जो पिछले काफी समय से लगे हुए हैं, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये जानकारी है, लेकिन वे साथी जो बीए के अंतिम वर्ष में है, बीएससी के अंतिम वर्ष में है, यानी कि 4 ईयर वाला कोर्स करके उसके अंतिम वर्ष में चल रहे हैं, या शिक्षा की जो डिग्री होती है साथियों, बैचलर ऑफ एजुकेशन, उसके अंतिम वर्ष में चल रहा है, या उसने परीक्षा दे दी और रिजल्ट आने वाला है, वह साथी भी इसमें फॉर्म भरने का अधिकारी है। यह जानकारी आगे भी दी गई है, मैं आपको पहले भी बता देता हूं। ऐसे साथी को क्या करना चाहिए? वो भी व्यक्ति इसमें फॉर्म फिल कर सकता है, लेकिन ये पूरा का पूरा विज्ञापन साथियों हर जगह पर आज अपने को देखने को मिल रहा है। टेलीग्राम चैनल पर भी आपको देखने को मिलेगा। आपने वहां से अपनी योग्यता को ठीक ढंग से पढ़ना चाहिए, और यदि आपको लगता है कि कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो फिर हमें मैसेज करना चाहिए, और सीधे स्तर पर मुझे भी मैसेज कर सकते हैं। 7850
47225 पर आप मैसेज करेंगे तो मैं सीधा आपको जवाब दूंगा, व्हाट्सएप पर भी जवाब दूंगा, लेकिन प्रश्न वास्तविक होना चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए साथियों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कुछ देखिए महत्वपूर्ण चीजें हैं। ये पे मैट्रिक लेवल देखेंगे तो 11 नंबर कहलाता है और 4200 का ग्रेड कहलाता है ना। देखिए 4200 का ये ग्रेड बनता है, L11 कहलाता है और काफी अच्छा वेतन यहां पर मिलता है, लेकिन 2 वर्ष तक जिसे अपन प्रोबेशन पीरियड कहते हैं वो आपको पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद अपना जो है सर्विस स्थायी मानी जाएगी एंड कंटिन्यू, फिर आपको पूरे के पूरे लाभ मिलते हुए नजर आएंगे। साथियों जीवन सुधर जाता है और कहते हैं ना उस लोक का पता नहीं, लेकिन इस लोक में निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिल जाती है यदि हम इस प्रकार के पदों पर चयनित होते हैं तो कुल मिलाकर के लग जाइए दोस्तों, ऐसे अवसर बार बार नहीं आते हैं। अब देखिए आयु सीमा के संबंध में एक जानकारी यहां पर आ रही है। जिस साथी की 1/1/26, ध्यान दीजिए जरा, इस डेट से गणना करनी होती है, इस तारीख तक न्यूनतम 18 वर्ष की आयु को वह पूरा कर चुका होता है और अधिकतम में 40 वर्ष की आयु नहीं हुई हो, यानी कि एक दिन भी उसके कम होना चाहिए। कौन सी तारीख? 1/1/2026 को 40 वर्ष की आयु पूरी नहीं होनी चाहिए और 18 वर्ष से उसकी आयु कम नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा गणित ढंग से लगाओगे अपनी डेट के हिसाब से तो मैं सोचता हूं आपको यह जानकारी भी अच्छे से प्राप्त हो सकती है। दोस्तों इसके बाद जो आगे की जानकारी है उसमें, हाँ, जिन साथियों की मान लीजिए कि एज जो है 40 वर्ष से ज्यादा हो गई है और वो तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे साथी रह जाते हैं और उनको लगता है कि हमें एक और मौका मिल जाए, तो साथियों आपको बता दें कि इससे पहले जो परीक्षा हुई थी, इससे पहले जो विज्ञापन निकला था वो 1/1/2003 के हिसाब से रखा गया था, तो कुल मिलाकर 23 के हिसाब से, तो साथियों 2022 में विज्ञापन हुआ था, तो कुल मिलाकर के 2 वर्ष का यहां पर सीधा सीधा लाभ देखने को मिल रहा है। तो जिस साथी की 40 + 2 यानी कि 42 वर्ष की आयु हो रही हो वो भी इसमें पार्ट कर सकता है, जो कि ओपन पद के लिए होता है ना। इसके अतिरिक्त वे साथी जो अलग अलग कैटेगरी से जुड़े हुए होते हैं उनको वो अलग से और लाभ मिलता है। अब कौन कौन सी कैटेगरी आप जानते होंगे, तो दोस्तों देखिएगा यहां इसका उल्लेख करना चाहेंगे। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति होते हैं उनको 5 वर्ष का लाभ मिलता है। खैर ये सभी साथी लगभग जानते हैं। सामान्य अनारक्षित वर्ग की जो महिला होती है उसको भी 5 वर्ष का लाभ मिलता है और SC ST OBC कमजोर वर्ग की महिलाएं होती है उनको 10 वर्ष का लाभ मिलता है। साथियों खूब एज मिलती है। मैं ऐसा समझता हूं कोई एक आध ही कोई रहा होगा जिनको इस भर्ती में फॉर्म भरने में कहीं कहीं कोई कहना चाहिए सुविधा नहीं मिल रही हो या लाभ नहीं मिल रहा हो, लेकिन अमूमन सभी साथी इसमें पार्ट कर पाएंगे और इनको पूरा लाभ यहां पर मिलता नजर आएगा, यानी कि वे इसमें शामिल हो पाएंगे। दोस्तों आगे की बात करते हैं। आयु सीमा की बात हो गई है, विशेष करके यहाँ जो खास बात है उन पर हमारा ध्यान रहना चाहिए, बाकी आप नोटिफिकेशन को अपने अपने हिसाब से जरूर इसको देखेंगे। चयन प्रक्रिया, वाह, खास बात यहीं पर होती है। सर कैसे चयन होगा? चयन वही तरीका रहेगा, कौन सा? वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली। और वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली कब होगी क्या नहीं होगी इस पर कोई जानकारी अभी नहीं आई है, एक अनुमान हम लगाएंगे। अभ्यर्थी का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर उत्तर पत्रक और उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन यानी कि सामान्यीकरण पद्धति को अपनाया जा सकता है। मेरा अनुभव यह कहता है कि ऐसी परीक्षाएं एक ही दिन में होती है और जब एक ही दिन में पूरी परीक्षा हो जाती है तो इस प्रकार की नौबत या आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि हिंदी का पेपर 2 दिन में होता है तो फिर मॉडरेशन की स्थिति आ सकती है। कुल मिलाकर के मेरिट के आधार पर चयन होगा। परीक्षा का स्थान तय नहीं होता है साथियों। आपको पता होता है कि जब अपन अपना प्रवेश पत्र निकालते हैं तब पता चलता है, और कौन सी डेट रहेगी इसके बारे में आयोग आगे समय आने पर हमको सूचित करेंगे। अब कोई कहेगा साथी आप बताइए सर कब हो सकती है, तो 6 माह का समय हमको लेना चाहिए। अब 6 माह का समय लेते हैं तो आप जानते हैं कैसे होगा। अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में फॉर्म भरे जाएंगे 26 तारीख से, तो कुल मिलाकर के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का अंतिम होता है, तब तक 5 माह होता है, यानी कि जून के माह के अंत तक एग्जाम हो सकता है, जुलाई में भी हो सकता है, और नहीं तो मैं ये मानता हूं कि आगे ही जाना चाहिए। कम से कम 5 से 6 माह ऐसे परीक्षाओं में जरूर लगता है, क्योंकि बड़ी परीक्षाएं होती, पूरे अखिल राजस्थान स्तर पर इसकी तैयारी करनी होती है, पदों बैठने वाले प्रतिभागियों की संख्या अधिक होती है, तो कुल मिलाकर व्यवस्थाएं ज्यादा होती है। तो ऐसा घबराए नहीं, डरे नहीं कि सर पता नहीं कब जल्दी परीक्षा हो जाएगी, तो कुल मिलाकर के समय मिलेगा आपको।
अन्य उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। उल्लिखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप से ली जाएगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर मिलेगी। इसके बाद फॉर्म भरने की तारीख 26/12/24 से 24/1/2025 मध्य रात्रि कुल मिलाकर के 1 माह यानी करीबन 30 दिन का समय जो है कंप्लीटली यहां पर हम लोगों को मिल रहा है। साथियों, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी क्या करेगा, आयोग की वेबसाइट पर जाएगा, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंध में दिए गए दिशा निर्देश को पढ़ेगा, विस्तृत विज्ञापन संबंधी सेवा नियम को वह देखेगा और यह तय करेगा कि वह किस प्रकार की कैटेगरी के अनुसार जो है अपना फॉर्म भर रहा है। ये सारी चीजें हमको ध्यान से देखनी चाहिए। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने घर परिवार दोस्तों के भरोसे रह जाते हैं, फिर फॉर्म भरवा देते हैं ना। मेरा बड़ा अनुभव है इस मामले में। मैं आप साथियों को, जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं, करबद्ध कहता हूं कि इस प्रकार के फॉर्म में आप 2 गलतियां कभी नहीं करेंगे। कौन कौन सी? एक तो यह गलती कि अपना फॉर्म भरने के लिए किसी और को नहीं कहेंगे, और दूसरी चीज यह, फॉर्म को सबमिट करने से पहले उसमें जो जानकारियां हैं वे ठीक ढंग से टैली किए बगैर, जांचे बगैर कभी भी उसको सबमिट करके नहीं करेंगे। और तीसरी एक और बात, अंतिम तारीख का इंतजार कभी नहीं करेंगे कि मैं बाद में फॉर्म भर दूंगा, अभी 1 माह का समय है, लास्ट डेट कब आएगी, अभी बहुत समय है। ऐसा काम नहीं करना है। ऐसे व्यक्ति सदैव जीवन में पीछे ही रहते हैं। दोस्तों, कुछ खास बातें, वैसे तो यह पिछले समय से आप जानने लग गए हैं। एसएसओ आईडी से फॉर्म भरा जाएगा। जन्म तिथि, नाम, पिता का नाम वगैरह सही भरें साथियों, नहीं तो आगे फिर से कोई दिक्कत आ सकती है। फिर एसएसओ आईडी पर जो है हमको वापस ठीक करवाने की स्थिति बनती है और हम काफी चिंता में आ जाते हैं। पता है आपको क्या होता है ऐसी स्थिति में? इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, नींद नहीं आती है, दिमाग में ऐसा विषय चलता रहता है, सोचते रहते हैं, समय जो है निकल जाता है और हम पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसी गलती हमको नहीं करनी। एक और, अगर बाई दी वे चूक हो जाए तो घबराना नहीं है, क्योंकि सारी स्थितियां ठीक की जा सकती है। दोस्तों, फिर से देखें, अभ्यर्थी को यहां पर 2 काम बड़े जो है नए रूप से करने पड़ेंगे। फोटो जो होता है साथियों, वो लाइव भरना होता है। यानी लाइव का मतलब है जब आप अपना फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो सामने कैमरा रखते हैं ना, उस टाइप से जो वेबकैम की तरह कैमरा उसमें लेगा और वही फोटो आपका उस पर लगेगा। यानी कि अब वो स्टिकर वाला पुराना फोटो हम लगा करके अपलोड करेंगे, वो स्थिति नहीं चलेगी। एक और यहां पर विशेष जानकारी है, वो यह कि आपको अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान भी स्कैन करके वहां अपलोड करना पड़ेगा, ताकि पिछले समय जो ये बड़ी गड़बड़ियां हमें देखने को मिली उसे आयोग रोक सके और वास्तविक व्यक्ति ही परीक्षा में शामिल हो और उसका चयन हो। ये बहुत जरूरी है साथियों। इस प्रकार से ये एक अच्छा कदम है। मैं इसकी प्रशंसा करना चाहता हूं आयोग के विषय में कि इस प्रकार के अगर नए नवाचार आएंगे तो आने वाले समय में हम सभी जो है साथियों, पढ़ने वाले लोगों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और वही आगे बढ़ पाएंगे। कुछ और देखिएगा, अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित की जा चुकी सभी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव का विवरण आवेदन पत्र में स्पष्ट एवं आवश्यक तौर पर अंकित करे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, 9 नंबर बिंदु, जरा ध्यान से देखना आप लोग। इसके बाद यदि ऐसी पूर्व में अर्जित शैक्षणिक योग्यता अनुभव को आवेदन पत्र में अंकित नहीं किया गया तो आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात ऐसी योग्यता अनुभव विचारणीय नहीं होगा। केवल आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता अनुभव ही बाद में जोड़े जा सकेंगे। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। यदि आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन नंबर आपको प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ यह हुआ है कि आपका आवेदन पत्र अभी तक जमा नहीं हुआ है। किसी के भरोसे नहीं रहें, अपनी डायरी में, अपनी फाइल में इसका जो कहना चाहिए फॉर्म का हार्ड कॉपी भी रखें, उसके साथ में अपना एप्लीकेशन नंबर आवश्यक रूप से लिख करके रखें ताकि कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब भी इसमें कोई सुधार का जो जानकारी आएगी निश्चित रूप से मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी आपको सूचित करूंगा। दोस्तों, आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर दिए गए हेल्प डेस्क नंबर पर या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। ये तो खैर सामान्य बात हुई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां कुछ और चीजें हैं। जो साथी राजस्थान के बाहर का व्यक्ति, वो चाहे किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा इस बात की तरफ, ये विषय रहता है। कई बार बच्चे मैसेज करते हैं, मैं हरियाणा से हूं, पंजाब से हूं, उत्तर प्रदेश से हूं, यूपी से हूं और मैं यहाँ शिक्षक बनना चाहता हूं, तो सर मैं किस कैटेगरी में जाऊंगा। तो साथियों, राजस्थान प्रदेश के बाहर का कोई भी व्यक्ति जिसका बोनाफाइड यानी कि राजस्थान में नहीं है, वो व्यक्ति राजस्थान में आने पर ओपन सीट यानी जनरल सीट का हकदार बनता है। वो वहां आकर के जो है शामिल हो सकता है। इसके बाद देखेंगे, एक और विशेष जानकारी यहां मैं आपको बताना चाहता हूं जो मैंने अभी आज नोट की थी।
साथियों, यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन चाहता है तो आवेदन अवधि के दौरान आवेदन पत्र के अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर शुल्क 500 रुपये लगा करके उसको जो है ठीक करना पड़ेगा त्रुटि। इसलिए ऐसी त्रुटि रखनी ही नहीं है, सावधानी रखनी, पहले से ही एसएसओ आईडी को ठीक करना है और फिर अपना फॉर्म जो है आपको भरना चाहिए। इसके बाद देखें, आयोग द्वारा प्रथम घोषित परिणाम आयोजन की तिथि के 60 दिवस पूर्व 7 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट हेतु विकल्प खोजा जाएगा। अंतर्गत अभ्यर्थी फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किए जा सकें। इसके अतिरिक्त संशोधन किए जा सकेंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा, ये हमको थोड़ा सा देखना चाहिए। वन टाइम रजिस्ट्रेशन ये हम लोग पहले काफी साथी कर चुके हैं और जो रह गया है वो इसमें रजिस्ट्रेशन भरेगा। जिन साथियों का एसएसओ आईडी पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो साथी अगर अब शामिल होते हैं तो साथियों ये 3 प्रकार के जो है यहाँ पर शुल्क दर्शाए गए हैं। क्या है? 600 रुपये, 400 रुपये और 400 रुपये। और जो साथी दिव्यांगजन है, जरा ध्यान दीजिए, नोट कीजिएगा, राजस्थान राज्य के भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा, आर्थिक कमजोर अभ्यर्थी सामान्य वर्ग अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदक को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के निर्धारित शुल्क यानी कि 600 रुपये वाले में शामिल होना पड़ेगा। जिन अभ्यर्थियों के द्वारा पूर्व में वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है वे अभ्यर्थी अपने एसएसओ आईडी के द्वारा लॉगिन करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में जाकर के अपना फॉर्म एक बार ये पंजीकरण शुल्क जमा करवाएंगे। जिनका पहले हो चुका है उनको कुछ नहीं करना है। साथियों, विशेष योग्यजन दिव्यांगजन अभ्यर्थी होते हैं उसको श्रुत लेखक या सतीपूर्वक जो पूरक समय उपलब्ध करवाने जाने के संबंध में विशेष जानकारी है। जिन साथियों की ये स्थिति बनती है उनको बड़े आराम से पढ़ना चाहिए कि किस साथी को मैं परीक्षा में ले जाऊंगा और उसकी कौन कौन सी क्या कहना चाहिए योग्यताएं होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये साथी दिव्यांगजन साथियों से आग्रह करता हूं कि वो जरूर जो है इसको ठीक ढंग से देख लेंगे ताकि उनको आगे समस्या नहीं आए। कई बार ऐसा होता है कि हम जो है एग्जाम सेंटर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच करके भी हम प्रवेश नहीं पा पाते हैं और फिर परीक्षा भी नहीं दे पाते हैं, फिर रोना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है। साथियों, यहाँ एक खास बात लिखी है, ये जो निशक्तजन होते हैं दिव्यांग उनको 40% की बात कही गई है, तो वो साथी अपने पहले से जानते हैं ये बात। तो और कोई विशेष जानकारी हो तो हम लोग देखना चाहेंगे। हाँ, अब है महत्वपूर्ण जानकारी सिलेबस को लेकर के। परीक्षा का जो पैटर्न है साथियों 2 पेपर के रूप में है और 500 नंबर का ये पूरा का पूरा वरिष्ठ अध्यापक प्रश्न पत्र होगा, यानी कि जो फर्स्ट पेपर है उसमें 100 प्रश्न होंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साथियों 200 नंबर का पेपर होगा। और विषय का जो पेपर है उसमें 150 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 2 अंक का होकर के ये 300 अंकों का होगा। कुल मिलाकर के जो पहले व्यवस्था चल रही थी वो ही व्यवस्था यहीं पर चल रही है। और एक बात, पहला जो पेपर है उसका सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। क्या है सिलेबस? देखें साथियों, ये जो जिस तरीके से होना चाहिए उसको थोड़ा सा फर्स्ट पेपर में राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, नॉलेज, ये सारी चीज़ें दी हुई है। इसके बाद अपना विषय होता है, विषय के अनुसार आगे जो है समय समय पर पाठ्यक्रम आरपीएससी जारी करती है। अब देखिए, कई साथी हिंदी को लेकर के बात करते हैं, सर प्रतिवर्ष जो है जब भी परीक्षा होती है तो सिलेबस में थोड़ा चेंजेस आता है। बिल्कुल होता है। इस बार क्या गुंजाइश है? तो साहित्यिक भाग जो होता है उसमें यह चेंजेस आता है। साहित्यिक भाग कौन सा होता है? देखिए, एक समय था जब फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए 9, 10, 11, 12 की पुस्तकें भी शामिल थी, अब नहीं है। हो सकता है आने वाले में जुड़ जाए, संभावना व्यक्त की जा सकती है। दूसरी बात यह कि जिन साथियों के जो साहित्यिक रचनाएं, हमें 9 प्रकार की रचनाएं दी गई है, उनमें से कोई कम ज्यादा हो सकती है। जैसे कोई कहानी चेंज हो सकती है, कहना चाहिए नाटक, उपन्यास, या कहीं कहीं कोई संशोधन देखने को मिल सकता है। हो सकता है नहीं भी हो, तो कुल मिलाकर के उन बेसिक चीज़ों को लेकर के अपनी तैयारी करनी चाहिए। और मैं मानता हूं जल्दी ही जो है पूर्ण कहना चाहिए विज्ञापन के रूप में जब अपना सिलेबस आएगा तो वह स्थिति भी क्लियर हो जाएगी। अब साथियों, यह अंत में जाते जाते एक बड़ी बात यह कहना चाहता हूं कि क्या पढ़ना चाहिए। माइनस मार्किंग है साथियों, ये आप सब जानते हैं, जो कि पहले से चला आ रहा था, पैटर्न यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों, हमको करना क्या है, पढ़ाई कैसे करनी है? तो जिन साथियों को जिस विषय में तैयारी करनी है उनको अपने विषय के अनुसार अच्छी पुस्तकों का चयन करना चाहिए और उसके बाद फिर उसकी तैयारी करनी चाहिए। ये तो एक बात ये थी। और विशेष रूप से यह सेकेंड ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर में क्या क्या पढ़ना चाहिए ये मैं पहले बता चुका हूं। समय आने पर अगले कुछ ही दिनों में फिर से उन वास्तविक पाठ्य पुस्तकों की फोटो सहित और वे पुस्तकें कहां मिलती है उसकी पूर्ण जानकारी के साथ आपको बताऊंगा कि फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें।
दूसरी बात यह कि जो हिंदी के विद्यार्थी हैं विशेष रूप से बड़े कंफ्यूजन रहते हैं। मार्केट में हिंदी साहित्य के इतिहास के पता नहीं कितने इतिहासकार हो गए हैं और अनेक प्रकार की पुस्तकें, मोटी मोटी पोथियां मिलती है। छोटी पुस्तकें पढ़ें और वास्तविक पुस्तकें पढ़ें। वे कौन कौन सी पुस्तकें, उसके लिए शॉर्ट वीडियो भी मेरे देखते रहें और विस्तृत रूप से भी हिंदी की पुस्तकों की जानकारी मैं दे चुका हूं, आगे फिर से दूंगा, क्योंकि अब समय आ गया है ताकि आप वही पढ़ें जो कि परीक्षा में आता है, जिसे आरपीएससी मानती है और जहां से आरपीएससी प्रश्न बनाती है। आप गुमराह न हो, आपका पैसा खराब न करें, अपना समय खराब न करें और अपने मस्तिष्क में वही चीजें रखें जो वास्तव में ठीक ढंग से होती हैं। तो कुल मिलाकर के अपने गुरु का चयन करना है और दोस्तों बने रहना है। इस यूट्यूब चैनल को भी आपको लाइक करना चाहिए, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों आने वाले समय में यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको लगातार और भी जानकारियां मिलती रहेगी। दूसरी बात यह, शीघ्र ही आपके लिए प्रतिदिन लाइव जो सेशन के रूप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आने वाला हूं, जिससे सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग में जो 28 दिसंबर को परीक्षा होने वाली है उन साथियों को भी लाभ होगा और उन सभी साथियों को लाभ होगा जो आज की इस परीक्षा के अनुसार आगे तैयारी करने वाले हैं। आशा करता हूं कि मेरे सभी विद्यार्थी मेरे इस जानकारी से काफी प्रसन्न होंगे, खुश होंगे और वे आज चिंता में न आकर के अपने इस खुशी के माहौल में अपनी पाठ्य पुस्तकों को ठीक ढंग से संयोजित करते हुए, अपने समय का सही समायोजन करते हुए, उसको ठीक तरीके से व्यवस्थित करते हुए पढ़ने के लिए बैठेंगे। इन्हीं सभी जानकारियों के साथ साथियों, आप सभी को नमस्कार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहें, सचेत रहें। धन्यवाद। जय हिंद।